वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो हिंदी की पैडागॉजी हम एग्जाम स्पेशल में डिस्कस कर रहे हैं। 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस कराने वाली हूं। जो अभी तक का सबसे टफ शिफ्ट लग रहा था आप सभी को, वही हम आज क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। पूरा वीडियो देखना, और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ से आपको एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, लिखा है कि इसमें से कौन सा जो विचार है ना, वो नॉम चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगर आपने इनकी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इन्होंने बोला है कि कोई भी बालक हो, कोई भी इंसान हो, उसके अंदर जो भाषा जो है उसको एक्वायर करने की जन्मजात क्षमता होती है। दैट्स इट, इतना इन्होंने बोला है। कहीं पर भी आपको ऐसा इससे रिलेटेड कुछ भी मिले, आप उसको टिक जरूर करना। और ये लिखा है ऑप्शन नंबर 1 में कि मनुष्यों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात समझ होती है, ये इन्होंने बोला है। दूसरा लिखा है कि बच्चे अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं, ये किसने बोला है, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए इसका आंसर। तीसरा लिखा है कि शुरुआती वर्षों में चीज़ों से परिचय के अभाव का प्रभाव विकास पर नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है, यहाँ पर ये गलत लिखा है। प्रत्येक भाषा अलग होती है और उसके अर्जन की अपनी पद्धतियाँ होती हैं। अच्छा, मतलब देखो, अर्जन करने की तो एक ही पद्धति होती है ना, कि आप उसको, अब जब तक आप स्पीकिंग नहीं करेंगे, लिसनिंग नहीं करेंगे, आप वो नहीं सीख सकते हैं। बट हमसे नॉम चॉम्स्की का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो गया राइट। जन्मजात समझ होती है, क्षमता होती है अर्जित करने की। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये रहा, इसको पढ़िए। देखिए, लिखा है कि द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने वाले, आपको सेकेंड लैंग्वेज जो है सिखाना है, ठीक है। अंग्रेजी सीखने वाले कक्षा 8 के बच्चों को वर्तनी सिखाने के लिए, वर्तनी मतलब कैसे वो रहता है, लिखी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें पूछ रही है। देखिए, वर्तनी का मतलब क्या होता है, आपकी हिंदी की वर्तनी सुधारो, इंग्लिश की वर्तनी सुधारो, कि आप सही से लिखना सीख लें, कैसे मात्राएं लगती है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पर अंग्रेजी की बात हो रही है, तो इसमें पूछ रहा है ना कि सबसे कम जो है प्रभावी उपकरण, टूल्स कौन सा है इन चारों में से। किसको? द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने वाले कक्षा 8 के बच्चों को वर्तनी सिखाने की बात हो रही है। तो चलो देखते हैं। पहला लिखा है चित्रात्मक शब्दकोश, ऑफकोर्स होना चाहिए, क्योंकि चित्र वगैरह से जो है ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। आपने देखा होगा स्कूल वगैरह में बहुत सारे चार्ट वगैरह पे चित्र बनाया जाता है, उसका नाम लिखा होता है। शब्द दीवार, ये तो बिल्कुल होगा। दीवारों पर जो है आपने देखा होगा कि बहुत शब्द नहीं लिखा रहता है, क फिर ख, पूरा लिखा ही रहता है, ताकि जब भी नज़र पड़े हम वहाँ से आराम से बच्चों को सिखा सकें। फ्लैश कार्ड ऑफ कोर्स होता है, बट ये द्विभाषी पाठ्य पुस्तक नहीं, कि आप जो है सिखाने जा रहे हो तो उसके लिए आप द्विभाषी पाठ्य पुस्तक का यूज करें। इट मीन्स दूसरे भाषा के टेक्स्ट बुक का। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसका बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस, बट सबसे कम पूछा है ना, तो हमको लिस्ट पे जाना होगा। तो सबसे लिस्ट यही है, ऑप्शन नंबर 4, बाकी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए, लिखा है कि संपूर्ण भाषा उपागम के संदर्भ में निम्न में से सबसे कम सत्य कौन सा है। देखो, होल लैंग्वेज की बात हो रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इसमें से आपको ना सबसे कम वाला बताना है, क्योंकि ये 4 ऑप्शंस में से ये आपको तुलना करना होगा, कंपेयर करना होगा। इसके लिए पूरा ऑप्शंस तो हमें पढ़ना ही होगा। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि, और याद रखना, हमने हमेशा अपने दिमाग में क्वेश्चंस को, संपूर्ण भाषा की बात हो रही है, व्याकरणिक संरचना की अपेक्षा अर्थ निर्माण पर बल दो। यस, ग्रामेटिकल से ज़्यादा होगा कि आप मीनिंग पर जो है फोकस करवाइए। दूसरा लिखा है कि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शब्द भंडार सिखाना चाहिए, मतलब हम जो ऐसे जो हमारा शारीरिक मोशन हो रहा है उसके माध्यम से। तीसरा है कि बच्चों में क्या करो ना, खुद से बातचीत को बढ़ावा दो, तो ये तो सबसे बेस्ट है, ज़्यादा सीखते हैं। 4 कि उनका जो पहले का जो अनुभव है उसका प्रभावशाली तरीके से प्रयोग करना चाहिए। हाँ, मतलब पहले जो बच्चे सीखे होते हैं ना, अगर आप उसको रिलेट करके सिखाओगे तो बच्चे उसको कनेक्ट कर पाते हैं, ज़्यादा सीखते हैं, कोई भी भाषा हो। तो ये तो एकदम सही है। अब आप इन चारों में से बताइए सबसे लिस्ट आपको कौन सा लगा। ऑप्शन नंबर 2 ही है, क्योंकि शारीरिक गतियों के माध्यम से अगर आपको लैंग्वेज सिखाना है तो इन तीनों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कंपेयर टू ऑप्शन नंबर 2। ये जो है लिस्ट है, ऐसा भी नहीं कि इसकी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट कम सत्य यही है। चलिए ये भी हो गया। अब ये देखिए, आपके शिक्षार्थी ने अंग्रेजी में अभी पूरे वाक्य का प्रयोग करना शुरू किया है। आपकी क्लास का स्टूडेंट, उसने हिंदी में लिखा होता है ना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत किया होगा आपने स्कूल वगैरह में, वो स्टार्ट किया है, लेकिन उसके वाक्य ना टूटे हुए हैं, उतने सही से वो नहीं बना रहा है कि कहाँ पर एंड लगाना है, कहाँ पर वर्ब वगैरह, वो उतना ध्यान में नहीं है उसके।
तो इसके अनुसार आप इन चारों में से क्या करोगे इस बच्चे के लिए कि वो जो है इस चीज़ को अच्छे से कर पाए, पूरा वाक्य बनाना शुरू करे। बस यही है, सिंपल सी बात, स्ट्रैटेजी बतानी है। पहला देखो लिखा है कि छोटे शब्दों पदबंधों में शिक्षार्थी से बातचीत करना। देखो वो वाक्य प्रयोग करना शुरू किया है, उसके लिए आपको शब्द, शब्द का मतलब क्या होता है, एक वर्ड, ऐसे वर्ड्स की आप अभी ना ही स्टार्ट करें, क्योंकि वो प्रयोग करना तो शुरू कर ही चुका है ना, बस उसके वाक्य टूटे हुए हैं, उसको इम्प्रूव करना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब दूसरे में लिखा है ना कि आप भी उससे टूटे वाक्यों में बात करो, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो ऑलरेडी वो गलती कर ही रहा है। तीसरा देखिए, शिक्षार्थी से छोटे और सरल वाक्यों में बातचीत करें। ऑफ कोर्स एकदम सही होता है, जब भी बच्चा ना बड़ा वाक्य प्रयोग करना शुरू करता है उसमें गलतियां होती हैं, तो हमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाना है, जटिल से आपको एकदम जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल जाइए, सरल में वाक्य में बातचीत करिए, धीरे धीरे बच्चा जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी सीख जाएगा। तो ये एकदम राइट है। और 4 में देखो लिखा है कि जटिल, पहले ही आपको कोई भी चीज़ जटिल, टफ, लंबा, ये सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं करनी है, तो छोटे और सरल वाक्यों में बातचीत करो, उसकी सारी गलतियां जो है वो अपने आप सुधार होने लगेंगी। तो हमारा ये हो गया तीसरा। और हिंदी के पेडागॉजी आपको खुद से समझ के करेंगे ना तो कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बच्चों को कविता से, पोयम से आपको इंट्रोड्यूस कराना है, उसके संदर्भ में सबसे कम तर्क संगत, मतलब सबसे कम जो है कौन सा लॉजिक जो रीजनिंग है यहाँ पर आपको बताना है, सबसे कम कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। पहला लिखा है कि गीतों के माध्यम से अधिक सरलता से शब्द भंडार अर्जित करने में बच्चों की मदद करें। हाँ, अगर आप सॉन्ग वगैरह से करोगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। दूसरा देखिए, रटने और प्रत्यास्मरण, यहीं पर ये गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है ना कि एनसीएफ में भी लिखा है कि हमको रटने पर बल नहीं देना है। तो यही हो गया हमारा सबसे कम, ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। नीचे के भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। शिक्षार्थियों को भाषा प्रयोग करने के कई तरीके आपको उपलब्ध कराना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब वो खोज करने के अवसर प्रदान करोगे ना तो वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। अपने भाव और राय को हमेशा, उनका खुद का क्या राय है, क्या भाव है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों की मदद करनी चाहिए, ये भी लिखा है। देखो पूरा ऑप्शंस पढ़ने का एक फ़ायदा होता है ना कि यहीं से क्वेश्चंस बनने हैं आपके, तो इसी ऑप्शन से वो उठा उठा के क्वेश्चंस बना डालेंगे। तो आपको समझ में होना चाहिए ना कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो सबसे कम पूछा था तो रटने वाला हमारा सबसे कम होगा, हो गया ये राइट। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। कक्षा 8 की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लघु कहानी पढ़ने और प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम वह, तुम, आप, हम के बारे में चर्चा करती है। तो ये किस तरह का पाठ पढ़ा रही है? देखिए, ये छोटी सी स्टोरी होती है। अगर मैं स्टोरी पढ़ाऊंगी क्लास में तो मैं जहाँ पर भी ना मुझे प्रोनाउन किसे बोलते हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट, जिसे इंग्लिश में ये बोलते हैं, तो जहाँ पर भी मुझे वह, तुम, आप, ये सब मिलेगा ना तो मैं वहाँ पर रुक जाऊंगी और बोलूँगी कि देखो यहाँ पर क्या आ गया है, प्रोनाउन आ गया है, सर्वनाम आ गया है। ऐसे ही करके मैं पढ़ाऊंगी। तो मैं क्या कराऊंगी? क्या मैं वो विस्तृत पाठन करा रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। बारीकी से भी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ना ही मैं प्रूफ पढ़ रही हूँ, मैं गहन पठन करा रही हूँ। कि गहन का मतलब कि कोई चीज़ सामने आ रहा है तो मैं बच्चों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ। इसको बोलते हैं गहन पठन, कि पढ़ा भी लो और साथ में सर्वनाम भी इंट्रोड्यूस कर दो, चर्चा कर दो इसकी भी। तो गहन पठन इज राइट। चलिए ये देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को ना द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। क्लास 8 के बच्चे हैं वो इंग्लिश को अपना सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहे हैं। और एक निदानात्मक जो परीक्षण है, मतलब डायग्नोस्टिक, जिसमें कठिनाई का पता लगाते हैं, यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर जो है ना वो केवल 2 तक ही पढ़ पाते हैं पाठ्य पुस्तक। आप सोचिए 8 का बच्चा है, उसको अंग्रेजी आप द्वितीय भाषा में सिखा रहे हो, बट वो केवल क्लास 2 तक ही पढ़ पा रहा है। आपको इससे पता चला है, निदानात्मक परीक्षण से। तो कौन सी कक्षा की दिनचर्या आप ऐसा करेंगे कि बच्चों को जो है ये आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी? क्योंकि क्लास 8 का अगर केवल अधिकतम बच्चे जो है केवल 2 तक ही पढ़ पा रहे हैं, तो ये तो इसका मतलब कि बहुत से बच्चे हैं जिन्हें आपको सिखाना होगा, आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है कि बच्चा जो है 8 में चला गया है और वो केवल 2 तक की ही पुस्तक पढ़ पा रहा है। तो कौन सा आप इसमें से करेंगे वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है कि आज का विचार अध्यापक, मतलब आज का जो विचार है उसको आप क्या करो, ब्लैक बोर्ड पर नैतिक शिक्षा या मुहावरा प्रदर्शित करते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक तो हम अंग्रेजी भाषा की बात कर रहे हैं, ऊपर से आप विचार को ब्लैक बोर्ड पर लिख दो, उससे क्या ही उसका भला हो जाएगा।
ये नहीं होगा। दूसरा, समाचार को ना शिक्षार्थी समाचार पत्र के लेख को साझा करते हैं, वे घर में पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ सिखा रहे हो ना या पढ़ा रहे हो, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या होता है कि जब तक बच्चे ना खुद से कोशिश नहीं करेंगे, खुद से बोलेंगे नहीं, अपना विचार नहीं प्रस्तुत करेंगे, तब तक वो नहीं सीख सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तीसरा देखिए, घेरा समय शिक्षार्थी चुने गए विषय या अंतर्वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार साझा करते हैं। मतलब जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं, आप जो नहीं पढ़ पा रहे हैं बुक्स वगैरह, आप उनको बोलो कि आप जो है मौखिक रूप से जो भी उनके थॉट्स हैं ना वो साझा करो, शेयर करो। तो उससे वो जितना ज़्यादा, आप जैसे आप भी लोग हैं, अगर आप किसी दोस्त से बात करोगे इंग्लिश में, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप अपने थॉट्स रखेंगे, बोलेंगे, गलतियाँ भी होंगी बट आप सीख लेंगे। तो सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन नंबर 3। ये नहीं कि आप 500 शब्दों में एक कहानी गढ़ते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। सबसे बेस्ट है कि आप खुद के विचार साझा करें मौखिक रूप से। ये देखिए, एनसीएफ 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार बताइए कि कौन सा कथन जो है समावेशी अंग्रेजी शिक्षक द्वारा दिया गया, ठीक है, इन चारों में से बहुभाषिक कक्षा की ओर अग्रसर करेगा। देखिए, समावेशी अंग्रेजी शिक्षा का मतलब ये होता है ना कि ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश के टीचर हैं तो आप हिंदी बोलेंगे ही नहीं, आपकी क्लास में हिंदी वाला बच्चा है तो उसको इग्नोर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको सभी बच्चों को एक जैसा लेके चलना है। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इंग्लिश वाले टीचर हो या कोई भी टीचर हो। तो यही पूछ रहा है कि आप अंग्रेजी शिक्षक द्वारा दिया गया है एक समावेशी, तो बहुभाषिक, आपके क्लास में बहुत से बच्चे होंगे जो हिंदी, तमिल, मलयालम, बहुत सी लैंग्वेज बोलते होंगे। वहाँ पर आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है कि आपको सबका ध्यान देना होगा। जो भी वहाँ पर जो लैंग्वेज जिस बच्चे का भी जो भी लैंग्वेज होगा, आपको उसको एक रिसोर्सेज के ऊपर देखना है, रिसोर्सेज मानना है, एक्सेप्ट करना है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि उन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना कठिन है जो घर में विभिन्न बोलियां बोलते हैं। एकदम गलत है कि जो घर में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं उनको इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हैं। दूसरा देखिए, कक्षा में भाषिक विविधता एक उपयोगी संसाधन हो सकती है, एंड दिस इज राइट। डाइवर्सिटी है क्लास में लैंग्वेज को लेकर, तो ये सबसे जो है ना यूजफुल रिसोर्सेज है कि आप क्या करोगे कि वहाँ पर देखो कि आपकी क्लास में बहुत सारे लैंग्वेज में बच्चा बोल रहा है, तो ये क्या है, एक रिसोर्स है, आप उसको एज अ रिसोर्स यूज करोगे। एकदम सही है, यही होगा। तीसरा देख लेते हैं कि आप जो है देश पर ध्यान देंगे, संपूर्ण शिक्षार्थी संपूर्ण के रूप में देश पर ध्यान दो, भाषा के बारे में चिंता नहीं करें, एकदम गलत है। 4 लिखा है कि अंग्रेजी भाषा में निपुणता को बढ़ाने के लिए विद्यालय में अन्य भाषाओं की उपेक्षा करें। अच्छा, मतलब आप जो है इंग्लिश को इतना निपुण बनाने के लिए कि सबको इंग्लिश बोले और बाकी जो भी लैंग्वेज है उसको आप इग्नोर कीजिए, गलत। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अंग्रेजी व्याकरण में, ग्रामर में सवाल शब्द प्रकरण, मतलब सवाल शब्द लिखा होगा वहाँ पर, वो पढ़ाने के लिए इन चारों में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति संदर्भित उपागम का अनुगमन करती है। ये जो सवाल शब्द है ना, इसको पढ़ाने के लिए आपकी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति क्या होनी चाहिए, इन चारों में से किससे आप शिक्षा शास्त्रीय पद्धति, मतलब कौन सा मेथड आप यूज करेंगे सवाल शब्द पढ़ाने के लिए, समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो है ये ऑप्शन नंबर 4 है, इसका नंबर नहीं दिया है इसलिए। पहला देखते हैं, एकल वाक्य वाले उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार के सवाल वाले शब्दों को स्पष्ट करना। देखिए सवाल शब्द पढ़ा रहे हो अंग्रेजी व्याकरण में, तो इतना आसान तो नहीं होगा कि आप एकल वाक्य वाले जो है उदाहरण दे दो विभिन्न प्रकार के सवाल वाले शब्दों को स्पष्ट करने के लिए। ये तो हमें नहीं लग रहा सही। नीचे और देखते हैं, शिक्षार्थियों को बताना कि क्या से शुरू होने वाले शब्द सवाल वाले शब्द होते हैं। देखो, क्या से शुरू होने वाले शब्द हमेशा सवाल वाले शब्द नहीं होते। कई बार हम ऐसे आश्चर्य भी हो जाते हैं कि क्या ये तुमने किया है, तो ये सवाल ही तो नहीं हुआ ना। कई बार आप जो है सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तीसरा देखिए, आलेखित अथवा प्रामाणिक मतलब ऑथेंटिक संवाद का प्रयोग करना, यह पढ़ाने के लिए कि सवाल वाले शब्द किस प्रकार प्रयुक्त किया जाते हैं। और ये एकदम सही है, क्योंकि आप सवाल शब्द पढ़ा रहे हो और इसमें आपकी हमेशा यही मेथड होना चाहिए कि आप खुद से बच्चों को सोचने पे ये मजबूर करो कि ये जो कैसे वाला जो सवाल है ना, जो क्या वाला है, वो किस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब इस किस किस कॉन्टेक्स्ट में इसका हम यूज कर सकते हैं। इसलिए ये एकदम राइट है कि आपको क्या करना चाहिए, संवाद का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें बहुत टाइप्स के आप ऐसे सेंटेंसेस का यूज करेंगे और यह पढ़ाने के लिए कि सवाल वाले शब्द किस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं। और वहाँ आप बताओगे कि देखो सवाल वाले शब्द जो हैं ऐसे ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। ये एकदम सही है। 4 देखिए कि शिक्षार्थियों से कहना कि वे सवाल वाले शब्दों का अंग्रेजी से अपनी भाषा में अनुवाद करें। ये एकदम गलत है,
कि आप उनसे, आपको वैसे भी इसको सिर्फ पढ़ाना है और किस किस तरह से ये यूज हो सकता है ये आपको बताना है। तो तीसरा हमारा एकदम सही है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। वह पहले से ही टेनिस में अच्छी है, वह बास्केटबॉल भी अच्छी खेलती है, इसके बाद उसने बैडमिंटन भी जल्दी सीख लिया है। जब दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण को रेखांकित करने के लिए कहा गया तो कक्षा 5 की शिक्षार्थी प्रीति ने अच्छी, जल्दी शब्दों को रेखांकित किया। तो उसकी ये जो गलत अवधारणा है ना उसके पास, आपको इन चारों में से बताना है कौन सी गलत अवधारणा की वजह से वो ये गलती कर रही है। सबसे पहले देखो उसने क्या किया, देखो यहाँ पर जल्दी और यहाँ पर अच्छी, इसको क्या बोल दिया है, क्रिया विशेषण। जैसे ही टीचर ने बोला कि क्रिया विशेषण बताओ तो उसने ये दो अंडरलाइन कर दिया है। तो इन चारों में से कौन सी गलत अवधारणा है उसके पास, कॉन्सेप्ट है, वो देखते हैं। पहला लिखा है कि क्रिया विशेषण से ही समाप्त होना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो क्या कर रही है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि क्रिया विशेषण जो होता है वो केवल क्रियाओं को संशोधित करता है। जैसे कि क्रिया क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है ना, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, कोई काम जल्दी कर रहे हो, तेजी से कर रहे हो, ये क्रिया होता है। और विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताए, जैसे कि वो काला है, काला क्या है, विशेषता है। वो मोटा है, मोटा क्या है, एक विशेषता है। बट उसको ऐसा लग रहा है कि केवल जो है क्रिया विशेषण क्रियाओं को ही संशोधित करता है, तभी तो उसने केवल क्रिया लिख दिया। देखिए जल्दी, तो इसका यही गलत अवधारणा है। तो पहला नहीं है। दूसरा देखो, क्रिया विशेषण क्रिया के बाद आना चाहिए, ये भी नहीं। क्रिया विशेषण केवल क्रियाओं को संशोधित करता है और ये एकदम राइट है। इसे ऐसा लग रहा है ना कि जो क्रिया विशेषण है वो केवल जो है क्रियाओं को संशोधित करता है, विशेषण को नहीं, तभी उसने बता दिया जल्दी और अच्छी। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा तीसरा सही। चलिए ये करते हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों ने मैं पर एक निबंध लिखा। मैं पर निम्न में से कौन सा चरण सीखने के रूप में, सीखने के रूप में क्या मतलब, असेसमेंट एज लर्निंग, आप खुद का असेसमेंट कर रहे हो उसको बोलते हैं। उसके सबसे नज़दीक आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ना सीखने के रूप में जो है आकलन के सबसे नज़दीक है। और आप क्या करवा रहे हो, मैं पर एक निबंध लिखा, उससे रिलेटेड है ये। पहला देखते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी से कहना कि वे सोचें कि उन्होंने यह कैसे निर्धारित किया कि उन्हें क्या कुछ शामिल करना है। यही होता है सीखने के रूप में आकलन, कि आप खुद से, मैं जैसे आपसे पूछती हूँ ना कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, तो आप ये क्या करोगे, आप खुद का असेसमेंट करोगे, फिर आप मुझे बताओगे, तो मैं आपसे बोलूँगी कि आपने ये कैसे निर्धारित किया कि आप जो है इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। देन आप अपना बताओगे रीज़न। यही तो होता है ना कि आपसे रिलेटेड हो, खुद से रिलेटेड हो, उसको बोलते हैं सीखने के रूप में आकलन। ये एकदम राइट है। दूसरा भी देख लेते हैं, शिक्षक मानदंड निर्देश के आधार पर अंक देते हैं, और ये एकदम गलत है। अंक, ग्रेड हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है। तीसरा, शिक्षक शिक्षार्थियों को सुझावों के साथ रचनात्मक पृष्ठपोषण देते हैं। देखिए एक तो इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको सुझाव इससे रिलेटेड है ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं जा रहा है इसके। प्रत्येक शिक्षार्थी से 5 अन्य निबंध पढ़ने और अपनी पसंद के निबंध का चयन करने के लिए कहना, ये भी नहीं। सीखने के रूप में आकलन का मतलब आप खुद का असेसमेंट कर रहे हो, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ये देखिए, एक शिक्षिका प्रमाणिक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से संबंधवाचक उपवाक्य से परिचित कराती है। संबंधवाचक मतलब जो रिलेशन वाले होते हैं, और प्रमाणिक ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक से, और संदर्भ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल देती है, बहुत सारे प्रैक्टिस भी देती है जिसको बच्चे जो हैं वो पहचानते हैं, जिसे शिक्षार्थी पहचानते हैं और उसके नियम का प्रयोग करते हैं। जिसको बच्चे पहचानते हैं उसी के संदर्भ में वो सारी चीज़ें करा रही है। अंत में वह शिक्षार्थियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करती है कि नियम संदर्भ में किस प्रकार कार्य करता है। वो पहले तो एग्जाम्पल देती है, प्रैक्टिस करवाती है, लास्ट में बच्चों का ध्यान इस तरफ लाती है ना कि ये जो नियम है, ये नियम किस प्रकार कार्य करता है। आखिर में वो बच्चों से क्या करवाना चाह रही है, वो आपको इन चारों में से बताना है। स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप खुद सोचिए कि मैं आपको पहले जो है संबंधवाचक ये सारी चीज़ें बताऊंगी, फिर एग्जाम्पल्स भी दूंगी, प्रैक्टिस भी कराऊंगी, आप पहचानोगे भी, और लास्ट में मेरा एक ही मोटिव होगा, आपको नियम समझाना। इसका मतलब मैं आपको क्या कर रही हूँ, परिचित करवा रही हूँ, जागरूक कर रही हूँ पहले ही। ना तो मैं कोई रटवाया मैंने, बस मैंने आपको सिखा दिया जागरूक करके। तो देखो, अनुमानिक पद्धति कि आप अनुमान कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो आपको पूरा अच्छे से समझाया है। गहन चिंतन भी कर रहे हो, नहीं, ये कोई बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है एक्सपेरिमेंट वाला जहाँ पर आपको चिंतन करना है। जागरूक है ये। व्याकरण अनुवाद पद्धति तो है ही नहीं, व्याकरण अनुवाद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने
तुरंत आपको नियम नहीं बताया है, पहले मैंने एग्जाम्पल समझाया है। तो मैंने आपको सिंपल सा जो है पढ़ा पढ़ा कर ही जागरूक भी कर दिया कि देखो ये सारी चीज़ें इस नियम में ऐसे इसको यूज करते हैं। तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए ये देखते हैं, निम्न में से कौन सा पठन का उपकौशल है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, उसका उपकौशल सब स्किल क्या है वही बताना है। क्या आप पढ़ते टाइम लिपिबद्ध करते हैं? हम तो पढ़ते हैं तो हम लिपिबद्ध तो कभी नहीं करते हैं। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो क्या आप उसको याद करते हो वर्तनी को? ये भी नहीं। याद करने वाला तो हमेशा ही गलत होगा, क्योंकि एनसीईआरटी भी कहता है कि कोई भी चीज़ हमको रटवाना नहीं है। ये भी कहानी की घटना याद करना गलत। अनुमान लगाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा होगा कि स्टोरी हम टीचर दे देता है बच्चों को, फिर बोलता है कि लास्ट की जो इसके लास्ट की कहानी है ना, तुम अपने शब्दों में लिखो या गेस करके बताओ क्या हुआ होगा। तो वहाँ पे बच्चा सोचता है कि अच्छा लड़ाई हुई तो वो घर से बाहर निकल गया होगा। बहुत से बच्चे अपना अपना आइडियाज़ देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अनुमान ही तो लगाते हैं ना। हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं, कोई भी मूवी भी आप देखते हो तो पहले ही आप गेस करने लगते हो कि अच्छा अब ये उसको किडनैप करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, अनुमान लगाना है। तो अनुमान लगाना पठन का उपकौशल है। अब ये देखिए, एक शिक्षिका ऑनलाइन कार्यक्रम का प्रयोग करती है, ऑनलाइन डिजिटल, जिसमें शिक्षार्थी ऑनलाइन ही क्या करते हैं, मानचित्र मतलब मैप का निर्माण करते हैं, संपादन करते हैं, उसको बनाते भी हैं और शेयर भी करते हैं। तो इन चारों में से बताओ कि कौन सा जो कौशल है वो इस डिजिटल उपकरण के प्रयोग के माध्यम से शिक्षार्थियों में विकसित किया जा सकता है। इन चारों में से ऐसा कौन सा आप यूज करेंगे ना, तो बच्चों के अंदर क्या होगा, ये डिजिटल चीज़ों को यूज करना वो बच्चा सीखेगा, डेवलप करेगा। तो चलो देखते हैं, इसमें क्या आप संपादन यूज करेंगे। देखिए, संपादन करेंगे, चिंतन करेंगे, मसौदा तैयार करेंगे या समझाएंगे। देखिए, संपादन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि संपादन का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ जैसे तैयार कर रहे हैं उसका मॉडल, तो आप संपादित कर दें, कंपोज करना, बट वो नहीं होगा। चिंतन करना होगा, क्यों, क्योंकि आप जो है बच्चों को ऑनलाइन डिजिटल उपकरण है ना, उसका प्रयोग के माध्यम से बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए बच्चों को चिंतन करना ही होगा, सोचना होगा खुद से करने के लिए। मसौदा तैयार करना, प्रारूप तैयार करना, ये भी नहीं होगा, समझाना भी नहीं है। सिंपल सी बात है, चिंतन। चिंतन इसका बेस्ट ऑप्शन है, हमेशा आप यही करना, क्योंकि आप क्या करा रहे हो, ऑनलाइन कार्यक्रम का प्रयोग करवाना, बच्चों को सिखा रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का है हमारा लास्ट क्वेश्चन। और सब्सक्राइब लाइक शेयर करके ही जाना, आप सभी के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो एक छोटा सा बस ये चीज़ आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज आपकी मर्जी। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे? अब ये इतना इजी क्वेश्चन है। सामाजिक अंतःक्रिया हो, सामाजिक अधिगम हो, सांस्कृतिक हो, भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने, भाषा के बारे इंपॉर्टेंस किसने दिया है, लैंग्वेज को, ये सब किसको जाता है, वाइगॉस्की को जाता है। चॉम्स्की क्या बोलते हैं कि बच्चे जो है जन्मजात भाषा सीखने की उनके अंदर क्षमता होती है। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4 स्टेजेस दिए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल, 4 हैं इनके। स्किनर आपके में पूछता नहीं है तो इसको छोड़ दो। तो क्या है, वाइगॉस्की है। और बहुत जल्द मैं आपको ये सारे जो भी इंपॉर्टेंस थ्योरी है ना, ये बोर्ड पे इसके जो भी स्पेशल ट्रिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, वो मैं आपको लिख कर बता दूंगी, ताकि एग्जाम के समय पे ये आपके लिए बूस्टर हो, आप भूले ही ना, क्योंकि पियाजे वाइगॉस्की से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये थी आज की क्लास अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और ऐसे जुड़े रहिए। बहुत से क्लासेस मैंने कराए हैं, टेलीग्राम में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक शेयर करती हूँ। और इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका सीटेड अच्छे नंबर से क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।